दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी इतने कमजोर तो कभी नहीं थे। मोदी और शाह की जोड़ी चुनाव को लेकर इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। और शायद मौजूदा वक्त की राजनीति में जो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देने लगी है, ऐसी स्थिति भी इससे पहले कभी नहीं थी। यानी जो भी बिसात बिछाए, उस पर जो भी चाल चली जाए, वो हर चाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ही होगी। और यही वो वजह है जिसको लेकर विपक्ष की तैयारी या कहें इंडिया अलायंस के भीतर के घटनाक्रम एक के बाद एक अगर आप परखें तो मौजूदा वक्त में मोदी और शाह के द्वारा लिया जा रहा हर निर्णय आपको कमजोर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ सिर्फ मोदी सत्ता और सरकार के अस्तित्व की बात नहीं जुड़ी है, बल्कि इस दौर में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, या फिर बीजेपी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, या इस देश के भीतर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसला उन सब का होना है, मुहर उन सब पर लगेगी। और यही घबराहट इस दौर में बीजेपी सत्ता के सामने खड़ी है। क्योंकि मुंबई के बंद कमरे में नेताओं की बैठक और उसमें से 4 नेताओं का खुले तौर पर इस बात को उठाना कि तैयार तो अभी से हो जाइए, क्योंकि जहां भी आप कमजोर दिखाई देंगे, सत्ता वहीं पर अपनी चाल को चल देगी और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। यह बात सीबीआई और ईडी से आगे की है। तो क्या सीबीआई और ईडी से आगे की बात मौजूदा वक्त में इंडिया अलायंस के भीतर पहली बार 4 नेताओं के जरिए यह कहकर निकली कि चुनाव अगर कल भी हो जाए तो तैयारी उसकी करनी होगी? शरद पवार जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में पवार के परिवार की हैसियत क्या है, और उनकी ताकत का मतलब उसे सिर्फ इस सियासत तले खत्म कर देना बिल्कुल नहीं है जिस लकीर पर अजीत पवार निकल कर चले गए। और शायद इसीलिए एनसीपी के तमाम नेताओं को उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, जो लोग जा चुके हैं वो तैयार रहें या ना रहें, कल वो लौटना चाहें तो लौट आएं, लेकिन अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जहां पर महाराष्ट्र के भीतर की अपनी साख को खोना नहीं है और उसको दुगनी ताकत से लेना है। यानी चुनाव अगर कल भी हो जाए तो एनसीपी या शरद पवार इस तैयारी के साथ इंडिया अलायंस को बंद कमरे में समझाते रहे। कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी का भी दाव रहा। वो जानती समझती हैं कि चुनाव अगर जल्द हो जाएंगे तो ऐसे में उससे पहले ही हर हालत में वोट शेयरिंग कैसे किस रूप में ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके लिए उम्मीदवारों को लेकर अभी से ऐलान या तालमेल होना चाहिए। इस बात का जिक्र वो लगातार करती रही कि एक टाइमलाइन तय होनी चाहिए जिससे ये बात बने कि उसके अपने राज्य में कौन सा वोट किस दिशा में कैसे जाएगा, और अगर आपस में वोट ट्रांसफर नहीं होंगे तो हम नेताओं के आपस में बैठने से कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए। तीसरे नेता नीतीश कुमार, जो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि वक्त बीतने के साथ साथ बीजेपी कहां और कमजोर होगी या वक्त बिना गवाए हुए बीजेपी क्यों जल्द चुनाव की दिशा में बढ़ सकती है, उसकी बिसात व बिछाने को अपने तौर पर तैयार और इंडिया अलायंस को भी वो तैयार करने की दिशा में ही बढ़ चले। और इन सब के साथ राहुल गांधी, जिन्हें इस बात का बाखूबी एहसास है और इस बात का जिक्र वह खुले तौर पर करने से चूकते नहीं हैं कि जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, वो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम का बोझ उठाकर बीजेपी 2024 के चुनाव में जाने की स्थिति में आ नहीं पाएगी। यानी कांग्रेस की जीत इस देश की राजनीति के परसेप्शन को अगर बदल देगी तो फिर 2024 के चुनाव की बात तो बीजेपी के जहन में कभी नहीं आएगी। इसीलिए वो हर दांव इसके साथ खेलेगी कि या तो सब कुछ जीत लें या फिर कुछ भी हाथ में ना रहे, क्योंकि इस दौर में बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी है, एनडीए का मतलब नरेंद्र मोदी है, आरएसएस का मतलब नरेंद्र मोदी है। यानी समूचा कैडर, समूचे स्वयंसेवकों की टीम या दूसरे छिटपुट राजनीतिक दल
जो जातियों के आश्रय बीजेपी के साथ एनडीए की छतरी तले आकर खड़े हुए हैं, उनका मतलब भी अगर नरेंद्र मोदी हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जिस दिशा में जाएंगे उनकी हर चाल 2024 को जीतने की होगी। और शायद इस बंद कमरे की बात खुले तौर पर सामने आ भी रही है और दिल्ली तक ना पहुंचे ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक सवाल और बड़ा हो चला है, तो क्या नरेंद्र मोदी का यह दांव उल्टा पड़ गया? जहां पर उन्होंने संसद सत्र बुलाया और उसके साथ इस देश के भीतर फुसफुसाहट शुरू हो गई कि चुनाव जल्द होंगे या चुनाव एक साथ होंगे, एक साथ और जल्द चुनाव, दोनों दांव क्या इंडिया की अपने बंद कमरे की बैठक ने एक झटके में हवा हवाई कर दिया? या फिर नरेंद्र मोदी जिस परसेप्शन को बीजेपी के साथ बनाकर या अपनी गवर्नेंस को उसके साथ उसका लेप लगाकर अपने कद को बढ़ाते हैं, पहली बार हमला उस पर भी हो रहा है। क्योंकि इसका एहसास नरेंद्र मोदी को भी है कि उनकी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स ताकतवर हैं, जो उनके साथ खड़े हैं, वह लोकसभा चुनाव जीतकर नहीं आए हैं, बल्कि उनकी एंट्री राज्यसभा से हुई है। और जो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, उनको अगर मंत्री पद नहीं मिलता है या मंत्री पद मिले या ना मिले, लेकिन बैकडोर एंट्री अगर राज्यसभा से हो जाती है और उन्हीं की ताकत सबसे बड़ी होती है, तो फिर चुनाव का मतलब उनके लिए क्या होगा और राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक साख कब तक चलेगी? यह सवाल इस दौर में बीजेपी के भीतर बड़ा हो चला है। क्योंकि जब इच्छा हो तब चुनाव करा लें, जब इच्छा हो जब चुनाव को आगे बढ़ा दें, जब इच्छा हो तब कैबिनेट विस्तार का जिक्र हो, जब इच्छा हो जब फेल गवर्नेंस को भी सही बताने की दिशा में बढ़ जाएं, और जब इच्छा हो जिस तरीके से चाहें अपनी राजनीति को साधने के लिए तमाम सहयोगियों की राजनीति को अपनी जड़ों को मजबूत करने की दिशा में अगर काम करने की स्थिति है, तो क्या यह एक बीजेपी के भीतर हड़कंप की स्थिति है? यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट विस्तार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। आर्थिक तौर पर इस देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को जीने वाला एक बड़ा समुदाय, उसके भीतर की भूख है, उसके भीतर की बेरोजगारी है, उसके साथ महंगाई की परिस्थिति है, डिग्रीधारी के हाथ में डिग्री लेकिन काम का ना होना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन का ना होना है, और इसी दौर में लिक्विडिटी यानी कैश की कमी बाजार के भीतर है। तो बड़ी तादाद में संस्थानों का खत्म होना और उसमें भी स्टार्टअप तक का खत्म होना, 1400 स्टार्टअप बंद हो गए, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप में काम करने वाले कर्मचारियों के पास आज काम नहीं है। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि 2024 के लिए जिस परसेप्शन को मोदी सत्ता जीना चाहती थी कि हम चुनाव में उस घोड़े पर सवार होंगे जहां पर लार्जर देन लाइफ दिखाई देने लगेंगे, लेकिन एक झटके में इंडिया की बैठक के भीतर जब कल भी चुनाव हो जाए इसकी तैयारी का चेहरा उभर कर सामने आने लगा, तो अगला सवाल था कि संसद का विशेष सत्र किस लिए? क्या वाहवाही के लिए, G20 के जरिए अपने कद को बढ़ाने को लेकर, और उस G20 के भीतर जहां पर पुतिन आएंगे नहीं ये पहले से तय है, और चीन के राष्ट्रपति भी अब नहीं आएंगे यह भी तय हो चला है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना पड़ा है कि जल्द शी जिनपिंग को जाना चाहिए G20 की बैठक में। लेकिन यहां पर चीन का मुद्दा G20 से नहीं बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी से जाकर जुड़कर खड़ा हो गया है। और इसी प्रक्रिया में कॉरपोरेट की परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो अलग अलग अखबारी रिपोर्ट के जरिए गूंज रही है, वह भी इस बात का एहसास करा रही है कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशन के भीतर का जो करप्शन है वो कितना बड़ा, या उसको ऊपर कितना दबाव है सरकार को लेकर, और सरकार की खामोशी इसमें बराबर की भागीदारी तो नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत कैबिनेट से जरूर होनी चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर में अगर आप एक फहरिस्त देखें तो दर्जन भर मंत्रालय लोकसभा के सांसदों के हाथ में नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों के हाथ में है, जो बैकडोर एंट्री कहते हैं। विदेश मंत्री राज्यसभा से आते हैं, वित्त मंत्री राज्यसभा से आती हैं, रेल मंत्री राज्यसभा से आते हैं, वाणिज्य मंत्री राज्यसभा से आते हैं, शिक्षा मंत्री राज्यसभा से आते हैं, तेल मंत्री राज्यसभा से आते हैं, शहरी विकास मंत्री राज्यसभा से आते हैं,
पर्यावरण मंत्री राज्यसभा से आते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राज्यसभा से आते हैं, और जो जिनकी पहचान नेता के तौर पर है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें या सड़क मंत्री नितिन गडकरी का जिक्र करें, इन दोनों के अपने कद और अपना चेहरा राजनीतिक तौर पर आज भी अपनी राजनीतिक जमीन पर स्थिर है, लेकिन वो हाशिए पर है। तो क्या इस परसेप्शन को बदलने के लिए कैबिनेट विस्तार का दांव भी अब पिछड़ चुका है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम प्रभावित कर देंगे? लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, अगर यह दांव यह सोचकर चल ही दिया गया था कि एक साथ चुनाव या जल्द चुनाव, तो फिर उन पन्नों को खोलिए जहां पर एक साथ चुनाव जिन राज्यों में लोकसभा के साथ होते हैं, उसमें वोटर जो होता है वह अपने राज्य की राजनीति को प्रमुखता के साथ सामने खड़ा करता है और उसी के साथ लोकसभा में भी जाकर खड़ा हो जाता है, चाहे उसका लाभ उसे मिले या ना मिले। और यह 2019 के चुनाव को अगर देखिए तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, वहां पर वाईएसआर कांग्रेस 175 में से 151 सीट जीत गई, टीडीपी को 23 सीट मिली। फिर लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा में 25 में से 22 सीट वाईएसआर कांग्रेस जीतती है, 3 सीट टीडीपी जीतती है। यहां ना कांग्रेस है ना बीजेपी है। यही स्थिति उड़ीसा के भीतर हुई, जहां नवीन पटनायक 146 में से 112 सीट जीतते हैं, बीजेपी 23 सीट जीतती है, 9 सीट कांग्रेस जीतती है। और लोकसभा के चुनाव में भी कमोवेश ऐसी स्थिति बनती है जहां पर 21 में से 12 सीट नवीन पटनायक जीतते हैं, दूसरे नंबर पर 8 सीट जीतते और बीजेपी रहती है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए 2019 में, तो सिक्किम में क्या हुआ था, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और डेमोक्रेटिक फ्रंट, यही दोनों की सरकार थी, और लोकसभा में भी डेमोक्रेटिक फ्रंट को ही एकमात्र सीट जो लोकसभा की है उसे मिल जाती है, बीजेपी को तो नहीं मिलती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीतती है, 60 में से 41 सीट आते हैं, तो 2 लोकसभा की सीट दोनों बीजेपी जीत जाती है। अब यह सवाल बड़ा था, क्या वाकई अगर इंडिया तैयार है और उसकी प्लानिंग पूरी तैयार है, तो जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के चेहरे होंगे और पीछे पूरा बैकअप तो इंडिया का होगा, तब बीजेपी क्या करेगी? और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के अनुकूल वोटर अगर होता है और उसी को लोकसभा की दिशा में ले जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ले गया, तो क्या इन राज्यों से भी सुपड़ा साफ बीजेपी का नहीं हो जाएगा, जो उसको लोकसभा में जीत मिली है? क्योंकि इन 4 राज्यों के भीतर की राजनीति को अगर समझे, जो क्षेत्रीयता तौर पर लोकल स्तर पर वहां के जो मुश्किल हालात हैं, उसके कटघरे में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं। तो क्या मध्य प्रदेश का वोटर मोदी के सहारे बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिताएगा? क्या यह संभव है? क्या यह स्थिति वाकई है कि राजस्थान के भीतर भी मोदी के चेहरे के आश्रय वसुंधरा हाशिए पर रहे लेकिन बीजेपी जीत जाए? और यही स्थिति क्या छत्तीसगढ़ में संभव है? और यही स्थिति क्या तेलंगाना में संभव है? या इसके उलट की परिस्थिति है कि वहां पर जिस तरीके से केसीआर चुनाव जीतते हैं विधानसभा का और ज्यादा सीटें लोकसभा की भी वो जीत जाते हैं, जबकि सबको पता है कि छत्रपों की हैसियत राष्ट्रीय राजनीति के भीतर अगर सत्ता उनके गठबंधन की नहीं है तो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। और ध्यान दीजिए, तो उस कतार में ममता बनर्जी भी खड़ी हैं, उस कतार में वाईएसआर भी खड़े हैं, केसीआर भी खड़े हैं, नवीन पटनायक भी खड़े हैं, हर कोई खड़ा है। तो क्या यह दांव उल्टा पड़ चुका है? और अब इसके बाद मुश्किल यह है कि कैबिनेट से लेकर कॉरपोरेट तक को लेकर जो भूल सुधार करनी थी, अब उसको भी भूल सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उस रास्ते से आगे निकल गई है। लेकिन इन दोनों तीनों सवालों के साथ पहली बार इंडिया का सवाल नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के भीतर का सवाल भी है। क्या बीजेपी के भीतर जो सांसद अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने जाते हैं, उनके सामने भी यह सवाल कहीं बड़ा तो नहीं हो चला है? उनको पता नहीं कि इस विशेष सत्र के जरिए जल्द चुनाव की दिशा में कदम उठ जाएगा, और अगर कदम उठ जाएगा तो फैसला लेने वाले शख्स के चेहरे के आश्रय ही चुनाव जीतना है, उनकी खुद की कोई हैसियत होगी नहीं, और मंत्री तो राज्यसभा से बन जाएंगे। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर इस दौर में एक खामोशी भरी चिंता है या खामोशी भरी एक हड़कंप की स्थिति है? इस स्थिति को लेकर क्या मोदी शाह की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां जो संसद के विशेष सत्र को बुलाने के दाव के साथ
उठी थी, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इंडिया इतनी जल्दी अपने आप को तैयार कर लेगा और सीटों के तालमेल की दिशा में बंद कमरे में बात होने लगेगी और उसमें तेजी आनी चाहिए और इसका भी एहसास रहेगा कि कोई ना कोई सरप्राइज देने की स्थिति में किसी भी वक्त मोदी सत्ता आ सकती है। तो अपनी रणनीति को मजबूत कर लीजिए और रणनीति अगर उनकी मजबूत हो चली है और 1-to-1 की परिस्थिति अगर बनने लगी है और लेफ्ट और ममता एक साथ बैठने लगे हैं, केजरीवाल और कांग्रेस हाथों में हाथ डालकर अगर खड़े हैं, तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी के लिए अब इस तरफ और उस तरफ खाई और कुएं वाली स्थिति आ गई है, या इससे हटकर वाकई जो 18 तारीख को संसद का विशेष सत्र है उसके जरिए यह परखने की कोशिश है कि एक साथ चुनाव करा लेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर पुराने पन्नों को खोलिएगा तो 1952, 1957, 1962 और 1967 लगभग एक साथ ही चुनाव हुए थे। पहली बार केरल में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो केरल थोड़ा डाइवर्ट हुआ था, लेकिन 67 तक तो इस देश के भीतर में राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो उस दौर में क्या वाकई पूरे तरीके से सिर्फ कांग्रेस की चलती थी, या 1967 आते आते पहली बात संवित सरकारों का जिक्र होने लगा और कांग्रेस के सामने मुश्किल आने लगी, सोशलिस्टों का उदय होने लगा, वामपंथियों की पैर मजबूत होने लगे, यह मुश्किल आने लगी, नेहरू इरा खत्म हो चला था, इंदिरा इरा शुरू हो रहा था। उस परिस्थिति में अगर देखिए और उस दौर को याद कीजिए तो तमाम जगहों पे जो राष्ट्रपति शासन लगे थे उन्होंने ही तो चीजें डाइवर्ट की, वो बिहार हो, गोवा हो, हरियाणा, केरल, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगर आप 60 के दशक के आखिरी परिस्थिति को परखेंगे 1970 से ठीक पहले, तो इन तमाम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगे और उसके बाद से कैलेंडर गड़बड़ाने लगा। तो क्या कैलेंडर को ठीक करने के लिए मोदी और शाह की राजनीतिक बिसात चुनाव की दिशा में जाना चाहती है? और अगर जाना चाहती है तो उसका अगला मंत्र इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से वो तालमेल कैसे बैठाएगी? क्योंकि 95 करोड़ वोटर हैं इस देश के भीतर में, जिसमें से 49 करोड़ पुरुष हैं, 46 करोड़ महिलाएं हैं और 46 करोड़ महिलाओं के पास जो कामकाज होना चाहिए, जो वोट देने लायक है, सिर्फ 3 करोड़ 82 लाख महिलाओं के पास ही इस देश में काम है, जो CMIE की रिपोर्ट बतलाती है। और आपको जानकर हैरत होगी कि उसके भीतर का रिपोर्ट बतलाती है कि महिलाओं के सामने इस दौर में काम करने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बच नहीं पा रहा है कि परिवार कैसे चलाएं, खास तौर से मिडिल और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के भीतर में, जहां दिहाड़ी करने भी महिलाएं घर से निकल रही है। इसलिए दिहाड़ी की तादाद में अगर आप देखिएगा तो लगभग वहां पर 12.5 करोड़ दिहाड़ी मजदूर इस देश के भीतर में है, जिसमें से 10 करोड़ 85 लाख अगर पुरुष हैं तो 1 करोड़ 85 लाख महिलाएं भी हैं। यानी 3 करोड़ 82 लाख में से 1 करोड़ 85 लाख दिहाड़ी मजदूरी करती है महिलाएं इस देश के भीतर में। उनकी जिंदगी से जुड़े हुए सवालों का रास्ता क्या मोदी सत्ता दे पाई है? यानी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर और कॉरपोरेट से यारी को लेकर और उसके साथ साथ कॉरपोरेट के साथ करप्शन की परिस्थिति को लेकर और कैबिनेट के जरिए जो नीतियों को फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI के जरिए जो देखा परखा जा रहा है, उसमें एक सवाल तो हर किसी के सामने है। सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल बेचा गया, कॉरपोरेट के नेटवर्थ बढ़ते चले गए, GDP कम रही लेकिन नेटवर्थ बढ़ते चले गए, गरीबी बढ़ती गई, 5 किलो अनाज बांटने की नौबत आ गई, लेकिन दूसरी तरफ रईसी बढ़ती चली गई। 10 लाख करोड़ से ज्यादा लेकर कर्ज लेकर भागने वाले लोग जो थे उनकी रवानगी हो गई इस देश के बाहर और सरकार ने उस पर खामोशी बरती। सरकार इस दौर में जब कदम उठाती है तो वह किसे पकड़ती है, किस रूप में पकड़ती है? हमें लगता है इस दौर में यह भी समझिए कि जेट एयरवेज के नरेश गोयल को पकड़ा जाता है तो कितने करोड़ का मामला है? 538 करोड़, जो केनरा बैंक ने शिकायत की है कि इन्होंने अपनी जो दूसरी कंपनियां थी उसमें पैसा डाल दिया और पैसा निकालना चाहते थे, तो 538 करोड़ का मामला है। लेकिन इसके ठीक समानांतर मेहुल चौकसी कितना लेकर भागा। और बड़ी बात तो यह है कि 13,500 करोड़ का अगर उनसे वसूली करनी है तो एंटीगुआ की नागरिकता दिलाने में भारत सरकार से NOC चाहिए, वो NOC भी भारत सरकार देती है। जतिन मेहता 6,800 करोड़, जो विल्सन चलाते हैं कंपनी, उनके साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ?
सवाल यह है कि इस दौर में बैंक भी अगर लाभ दे पा रहे हैं तो सरकार ने ही आरबीआई से नोट छपाकर बैंकों को दिया है और कहा है कि अब आप वसूली कीजिए जो एनपीए है और उसको अपने मुनाफे में ही दिखाना होगा उन्हें, तो मुनाफा हो गया बैंक का। तो क्या इस दौर में जो प्लानिंग सरकार अपने तौर पर 2024 के चुनाव की दिशा में जाने के लिए कर रही है, उसके ऊपर ही बंटाधार की परिस्थिति आकर खड़ी हो गई। और यह एक चिंता का विषय पहली बार मोदी सत्ता के सामने है कि 2024 के चुनाव को पहले कराएं या एक दिन भी गद्दी को ना गंवाएं। जब विशेष सत्र बुला ही लिया गया है तो उसके जरिए क्या उस रास्ते को निकालें जिससे राजनीतिक तौर पर मजबूती हो, या अपनी वाहवाही कराएं जिसके जरिए हमारा कद बढ़ जाए और उस बढ़े हुए कद के आसरे कम से कम इस दौर में बीजेपी का कोई नेता विरोध या विद्रोह की स्थिति में तो आकर खड़ा ना हो जाए। यानी अपने कद को बरकरार रखने के लिए क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए? और जब सबको मिलाइएगा, जितने मुद्दे इस दौर में रेंग रहे हैं, तो एक ही सवाल निकल कर आएगा। सारी की सारी प्रक्रिया और सारी की सारी बिसात पर फेंके वाला हर पासा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही राजनीति साधने की दिशा में सरकार और सत्ता की तरफ से बढ़ रहा है। सवाल अभी तक यह था कि विपक्ष तैयार नहीं था। अब सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर जो सांसद हैं जिन्हें चुनाव लड़ने जाना है, उनके भीतर इस बात को लेकर कुलांचे भर रहे हैं कि आखिर कैसे, किस रूप में। क्योंकि आपने चुनाव पहले क्यों कराया, यह मैसेज एक झटके में आता है कि इसका मतलब है आप चुनाव हार रहे हैं। आपने चुनाव पहले इसलिए कराया क्योंकि आप इन 4 राज्यों की हार के बाद चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि 2024 से पहले ही बीजेपी और आरएसएस के भीतर से आवाज उठने लगे कि किसी ऐसे नेता को खड़ा कीजिए जिसके साथ एक सहमति इस देश की बनने लगी हो। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? और अगर यह दांव सिर्फ इसलिए चला गया है कि हमारी वाहवाही के साथ हमारा कद बढ़ जाए और यह विशेष सत्र उस दिशा की हिस्सेदारी में जाकर खड़ा हो जाए, तो एक क्षण के लिए इस देश की इकोनॉमिक कंडीशन को भी अब समझने की जरूरत है, जहां पर जो सरकार के करीबी कॉरपोरेट नहीं है, जो सरकार और मंत्रियों के अनुकूल एमएसएमई नहीं है, जो इस देश के व्यापारी इस रूप में नहीं है, उनके सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर। उसका जवाब कैसे देंगे? तो उसका जवाब देने के लिए कैबिनेट में फेरबदल तो करना था, लेकिन अब तो वह भी वक्त निकलता चला जा रहा है। ये रास्ता क्या सरकार